नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी पाठशाला में स्वागत है। तो हम हिस्ट्री में यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? प्रागैतिहासिक काल हम अपना पूरा पढ़ चुके थे। उसमें लास्ट में नवपाषाण काल था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाणिक युग। देखो, पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ और समस्त जो धातु युग था उसका हमने 3 भागों में बांटा था: ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है। और इन 3 ही चरणों के अनंतर मानव सभ्यता का उदय हुआ। ताम्र युग को ताम्र पाषाणिक काल भी कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। सबसे पहले ताम्र युग पढ़ेंगे, फिर कांस्य युग पढ़ेंगे, फिर लौह युग पढ़ेंगे। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उसमें जो ताम्र युगीन ग्राम्य संस्कृतियों ने कांस्य युगीन शहरी संस्कृति की पृष्ठभूमि तैयार की। कहने का मतलब है, जो ताम्र युगीन संस्कृति थे इसने ही जो है शहरी संस्कृति की पृष्ठभूमि तैयार की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत से ताम्र पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल निम्न हैं। पहला है आहाड़, ये उदयपुर राजस्थान में है। दूसरा गिलुंद है, ये चित्तौड़ जिले में है राजस्थान के। बालाथल, ये उदयपुर राजस्थान में। पूछा जाएगा कभी आहाड़, गिलुंद, बालाथल कहाँ पड़ते हैं, तो राजस्थान राज्य में पड़ते हैं, ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। आगे देखो, आहाड़ गिलुंद, जो आहाड़ और गिलुंद थे ये बनास नदी घाटी में स्थित हैं। इसी कारण इस संस्कृति को आहाड़ एवं बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। इस संस्कृति के लोग अपने मकान गीली मिट्टी, कच्ची ईंटों एवं पत्थरों से बनाते थे, जो आहाड़ और गिलुंद के थे। ठीक है। आहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के जो मकान थे वो गीली मिट्टी और कच्ची ईंटों के बनते थे, किंतु गिलुंद में जो गिलुंद था एक, यहाँ पर पक्की ईंटों से निर्मित मकानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। कुछ मकानों में चूल्हे तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काले एवं लाल रंग के मृदभांड, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। काले एवं लाल रंग के मृदभांड किस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड परंपरा के प्रतीक हैं, पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये हैं आहाड़ या बनास संस्कृति के जो हैं विशिष्ट मृदभांड हैं। ठीक है। आहाड़ एवं बनास संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड कौन से हैं? काले एवं लाल रंग के मृदभांड हैं। ठीक है। आगे देखो, आहाड़ से अत्यधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। जो आहाड़ हम अभी पढ़ रहे थे, आहाड़ से अत्यधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। आहाड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती प्राप्त होता है, पेपर में 100 बार क्वेश्चन आया है। ताम्रवती किस स्थल का अन्य नाम है? तो आहाड़ का अन्य नाम है। जो आहाड़ है यहाँ से तांबे के गलाने की प्रक्रिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं आहाड़ से ही। इस संस्कृति के लोग ताम्र निर्मित उपकरणों का निर्यात मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में करते थे, आहाड़ के। ठीक है। आहाड़ संस्कृति की प्रमुख विशेषता टेरिकोटा के बैल थे। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा किस संस्कृति की प्रमुख विशेषता टेरिकोटा बैल हैं, तो आहाड़ संस्कृति के हैं। ठीक है। अब देखो, आहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित गिलुंद, जहाँ से हमें पक्की मिट्टी, पक्की ईंटों के निर्मित मकान भी मिले थे, जिला चित्तौड़गढ़ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चित्तौड़ से मिले हैं। और यहाँ से प्रस्तर फलकों के उद्योग के प्रमाण भी मिलते हैं, ये पेपर में आ चुका है। प्रस्तर उद्योगों, फलकों के उद्योग के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं आहाड़ से। ठीक है। उसके बाद अगला देखो, बालाथल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ताम्र पाषाणिक स्थल है जो हमारा राजस्थान का, वो है बालाथल। एक नवीनतम ज्ञात स्थल है, इसकी खोज BN मिश्रा ने की थी, ध्यान में रखना। यहाँ से यू आकार के चूल्हे, बेर एवं पाषाण उपकरणों के साथ काले और लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले। काले और लाल रंग के मृदभांड कहाँ से मिले? यहीं से मिले हैं। और यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य जो हमें मिले हैं बालाथल से मिले हैं। ठीक है।
उसके बाद एक है गणेश्वर। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस स्थल के निवासी जो तांबे से निर्मित वस्तुओं उपकरणों का निर्यात हड़प्पा को करते थे। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, किस स्थल के निवासी तांबा निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों का निर्यात हड़प्पा को करते थे? तो गणेश्वर नामक स्थान के करते थे। ठीक है, अगला देखो, ये हमने राजस्थान के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात मालवा क्षेत्र की संस्कृति का विकास नर्मदा नदी घाटी में हुआ। ठीक है, कायथा, ऐरण, नागदा, नवदा टोली, ये माहेश्वर आदि ताम्र पाषाणिक स्थल इस राज्य में है। अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में थे। जैसे हमने ऊपर के स्थल पढ़े उसी प्रकार से हम यहाँ के पढ़ेंगे। ठीक है, गिनोद, आहाड़ और बालाथर राजस्थान में थे। और पूछा जाएगा कायथा, ऐरण, नागदा, नवदा टोली और माहेश्वर कौन से राज्य में है? तो पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। देखो, तो सबसे पहले आता है कायथा। कायथा स्थल की खोज BS वाकणकर ने की थी, पेपर में आ चुका है। साहित्य में कायथा का एक अन्य नाम कपित्थक प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो कायथा है यहाँ से तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कायथा के भी, आहाड़ के भी, और एक और संस्कृति है मालवा संस्कृति की। ठीक है, मालवा इस संस्कृति के प्रमुख स्थल होने के कारण, क्योंकि मालवा यहीं पर आ रहा है, मालवा जो ये संस्कृति थी तुम्हारी पश्चिम मध्य प्रदेश में, जो ये ताम्र पाषाण स्थल प्राप्त है यहाँ पर, मालवा इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो है 3 संस्कृति साक्ष्य हम पढ़ चुके हैं। मालवा इस संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण इससे मालवा संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा मालवा संस्कृति की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इन्हीं स्थलों को दी जाती है। ठीक है, यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। कौन सी थी? मालवा संस्कृति। देखो, अगला देखो कायथा। कायथा से प्राप्त एक घड़े में 40,000 मनके के दानवे मिलते हैं। अगर आपसे कहीं पेपर में पूछा जाएगा कहाँ से घड़े में 40,000 मनके के दानवे मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं कायथा से। ठीक है, मालवा संस्कृति के मृदभांड समस्त ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ के मृदभांड समस्त ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो मालवा संस्कृति के माने जाते हैं। उसके बाद देखो, ये पेपर में बहुत बार आता है नवदा टोली। पहले तो पूछा जाता है नवदा टोली कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है, और इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो नवदा टोली है इसका उत्खनन किसने कराया था? तो HD संकालिया ने कराया था, और नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली देखो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विशिष्ट उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में HD संकालिया ने उत्खनन कराया था, आप लोग याद रखेंगे। स्थल से उत्खनन के दौरान अत्यधिक मात्रा में अनाज फसल के साक्ष्य प्राप्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थल से उत्खनन के दौरान अत्यधिक मात्रा में अनाज या फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पेपर में पूछा जा चुका है, तो नवदा टोली है। इस स्थल को मालवा ताम्र पाषाण स्थल का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है, तभी मालवा संस्कृति भी कहते हैं। मालवा के अन्य स्थलों में ऐरण से मिट्टी द्वारा निर्मित विशाल सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला है। तो विशाल सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ऐरण से। एवं नागदा से हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकार की मूर्ति प्राप्त। अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमें हुई है नागदा से। ठीक है, ऐरण और कायथा से किलाबंद बस्ती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाएगा किलाबंद बस्ती के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऐरण और कायथा से होते हैं। आगे देखो पश्चिमी महाराष्ट्र। अब तीसरा आता है पश्चिमी महाराष्ट्र। सबसे अधिक ताम्रपाषाण स्थल इसी राज्य में प्राप्त होते हैं। अगर कभी पेपर में पूछा जाएगा सर्वाधिक ताम्रपाषाण स्थल किस राज्य में प्राप्त होते हैं, तो पश्चिम महाराष्ट्र में। अब यहाँ के क्या है प्रमुख स्थल? एक जोरवे है, नेवासा है, चंदौली है, इनाम गांव है, दाइमाबाद है, देमाबाद भी कहते हैं, सोनगांव है, नासिक आदि है। ठीक है, और इन पश्चिम महाराष्ट्र के स्थलों को जोरवे संस्कृति की उपमा भी दी जाती है, क्योंकि जोरवे प्रमुख स्थल था। ठीक है, देखो आगे इसमें प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। अगर पूछा जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र में
किसे माना जाता है? तो जोरवे को। ठीक है, जोरवे संस्कृति को क्षेत्र का प्रमुख प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। ये प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, एकमात्र जोरवे संस्कृति से ही सोने के आभूषण प्राप्त। अगर पूछा जाएगा, जैसे हमने 3 संस्कृतियाँ पढ़ी, उन 3 संस्कृतियों में किस संस्कृति से सोने के आभूषण प्राप्त होते हैं? जोरवे संस्कृति से। यहाँ से नौतली एवं टोटीदार मृदभांड प्राप्त होना इस संस्कृति की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नौतली और टोटीदार मृदभांड कौन से संस्कृति से मिले? हमें जोरवे संस्कृति में मिले हैं। ठीक है, जोरवे मृदभांड के साक्ष्य नवधातुल्य कर्नाटक के नरसीपुर से भी प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति स्थलों में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दाइमाबाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल। अगर पूछा जाएगा जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दाइमाबाद है। और कहाँ पर पड़ता है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रारंभिक काल में उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता और मालवा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है इसमें। ठीक है, दाइमाबाद में यहाँ से तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त होती है दाइमाबाद से, जिनमें रथ हाँकता मानव, गणेश की मूर्ति, गैड़ा, हाथी और सांड आदि महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त होती है, ये भी होती है दाइमाबाद से। इस राज्य के ताम्रपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता अत्यधिक संख्या में स्वाधान कलश प्राप्त होना था। किस संस्कृति में? पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति में। वो मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ गया। कहाँ की संस्कृति के? तो जोरवे संस्कृति में पश्चिमी महाराष्ट्र में। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो शव को थे घर के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ये पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है और मैं हिस्ट्री को टॉपिक वाइज आगे को लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में फैक्ट यहाँ से नहीं छूटेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जितनी मैं लिखा रहा हूँ इनको अच्छे से कवर करो। जोरवे संस्कृति को इनाम गांव, बस्ती, किलाबंदी और खाई से घिरी हुई थी। तो पूछा जाएगा जोरवे संस्कृति का कौन सी बस्ती, किलाबंदी और खाई से घिरी हुई थी? तो इनाम गांव। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, यह ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इस बस्ती में 130 से अधिक घरों और कब्रों के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इनाम गांव से। यहाँ से 5 कमरों वाले एक मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान का साक्ष्य भी मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? इनाम गांव, महाराष्ट्र। इस संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, अधिवास विन्यास का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेवासा जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हैं। अगर पूछा जाएगा किस स्थल से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हैं, तो नेवासा से हुए हैं। ठीक है, यहीं से रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यहीं से चौक निर्मित लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिनके तल पर काली रेखाएं अंकित है। तो लाल, यहाँ कहाँ से लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं? चौक से निर्मित लाल रंग के, तो नेवासा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस स्थल से सिर रहित देवी की मूर्तियों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाएगा सिर रहित देवी की मूर्ति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं नेवासा से प्राप्त होते हैं। आगे देखो, दक्षिणी भारत। इस क्षेत्र के प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल हैं ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, संगनकल्लू, कोडेकल, उतनूर, नागार्जुनकोंडा, हिम्बिगे, पेयमपल्ली इत्यादि। देखो, दक्षिण भारत, यहाँ से कृषक की तुलना में चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत के ताम्रपाषाण स्थलों से होते हैं। ये लोग अपने पशुओं को मकान के बाहर बांध देते थे एवं उसमें लकड़ी के डंडों को बाड़ लगा देते थे। इस बाड़ के अंदर एकत्रित गोबर को प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, जिससे वह राख के टीले निर्मित हो जाते थे। इन्हीं टीलों को भस्म टीले की संज्ञा प्रदान की जाती थी। एक चीज़ याद रखना है, इसी क्षेत्र के टेकलकोट से सोने के निर्मित लटकन के साक्ष्य प्राप्त हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सोने के लटकन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो टेकलकोट से होते हैं। यहाँ से चौक निर्मित चित्र मृदभांड धातुओं के प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखो, पूर्वी भारत। इस स्थल के प्रमुख ताम्रपाषाण के स्थलों में बिहार के चिरौंद, सोनपुर, सेनुवार एवं ताराडीह इत्यादि आदि प्रमुख स्थल हैं। देखो, ऊपरी गंगा घाटियों, गंगा यमुना दोआब।
इस क्षेत्र के ताम्र पाषाणिक स्थलों में प्रयागराज से झूसी, हवेलिया, विंध्य क्षेत्र से इमली डीह, सधौरा, खैराडीह, नरहन, काकोरिया, चंदौली एवं साईपाई आदि प्रमुख ताम्र पाषाण स्थल प्राप्त होते हैं। कहाँ से? ऊपरी गंगा घाटी से। यहाँ से विभिन्न स्थलों में एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसे हम गेरुवाणी गौरिक मृदभांड की उपमा दी जाती है। पेपर में बहुत पूछा जाता है कहाँ के, तो ऊपरी गंगा घाटी, गंगा यमुना दोआब की उपमा दी जाती है। इसके साक्ष्य हमें हस्तिनापुर अंतर्जी खेड़ा से भी प्राप्त होते हैं। अंतर्जी खेड़ा से हमें प्राचीन काल में लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का महत्व। इसका महत्व क्या था? भारतीय संस्कृति के विकास में ताम्र पाषाणिक काल का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समस्त भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी काल में, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा समस्त भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन किस काल में हुआ, तो ताम्र पाषाणिक काल में हुआ। इन लोगों को तांबे गलाने की विधि का ज्ञान हुआ यहाँ पे। उसके बाद तांबे के उपकरण पश्चिमी एवं मध्य भारत में अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखो लगभग सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों चाक निर्मित लाल एवं काले मृदभांडों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी याद रखना। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल अलक्षित रूप से ताम्र पाषाण काल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो इसी कारण इन संस्कृति को नवपाषाणिक ताम्र पाषाण संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल था। भारत में सबसे प्राचीन बस्तियां मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही थी। कायथा एरण की बस्तियां। सर्वप्रथम इसी संस्कृति के निवासी ने प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। अगर पूछा जाएगा किस संस्कृति ने, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने ही सर्वप्रथम जो था, जो हमारी इसी में बसे। और कौन सी संस्कृति ने? कायथा और एरण को जो हम संस्कृति की संज्ञा देते हैं, उसने भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ठीक है, कंगन चूड़ियाँ बनाने के लिए सीपियों कौड़ियों को सौराष्ट्र के समुद्र के तट से अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जाता था। ठीक है, टेकलकोट कर्नाटक से सोना हाथी दांत का निर्मित जोरवे संस्कृति को किया जाता था। दायमाबाद से शिव पशुपति के अंकित चित्र वाले पात्र प्राप्त होते हैं। सब वन लाइनर फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। दक्षिण भारत में मृतक को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण था, यहाँ से पूरा पश्चिम है, जबकि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। इसी तरह पूर्वी भारत में आंशिक स्वाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किंतु पश्चिमी भारत में संपूर्ण स्वाधान के प्रचलित होने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में मृतक को कैसे दफनाया जाता था, तो पूरब से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दायमाबाद से शिव पशुपति के से अंकित चित्र वाले पात्र भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है,